दहलाने निकला पाकिस्तान का आतंकी प्लान। योगी के यूपी पर आईएसआई की गंदी नजर। आईएसआई का नया हथियार, बेरोजगार भारतीय युवा। भारत के खिलाफ अब जंग सरहद पर नहीं बल्कि मोबाइल स्क्रीन पर लड़ी जा रही है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई अब बंदूक से ज्यादा सोशल मीडिया पर इस्तेमाल कर रही है। इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए भारत के युवाओं को निशाना बनाया जा रहा है। खासतौर पर उन युवाओं को जो बेरोजगार है, आर्थिक तंगी में है या ज्यादा जल्दी लालच में आ जाते हैं। कुछ हजार रुपए, हथियार का लालच और फर्जी दोस्ती के नाम पर देश के खिलाफ साजिश रची जा रही है। यूपी में भाजपा दफ्तर, अस्पताल और भीड़भाड़ वाली जगहों को उड़ाने की प्लानिंग की जा रही है। सोशल मीडिया से नंबर, लोकेशन और रेकी। आखिर पाकिस्तान भारत के अंदर किस बड़े खेल की तैयारी कर रहा है और क्या भारत का युवा अब दुश्मनों के हाथों की कठपुतली बनता जा रहा है? नमस्कार, आप कैपिटल टीवी का खास शो देख रहे हैं जहां हम आपको सिर्फ खबर नहीं बताते बल्कि उसके पीछे के हर पहलू, हर सच का करते हैं पर्दाफाश। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और पाकिस्तान में बैठे गैंगस्टर्स अब भारत के युवाओं को अपने जाल में फंसाकर देश के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि लोग उन्हीं युवाओं को निशाना बना रहे हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हो, जल्दी लालच में आ सकते हैं या जिन्हें सोशल मीडिया पर पहचान और पैसा चाहिए। ऐसा ही एक मामला सामने आया है मोहम्मद जैद का। मोहम्मद जैद पर आरोप है कि वो पाकिस्तान के लिए काम कर रहा था। तेलंगाना पुलिस ने 25 मई को उसे गिरफ्तार किया। पुलिस का दावा है कि जैद ने यूपी के कई मंत्रियों के मोबाइल नंबर पाकिस्तानी हैंडलर्स तक पहुंचाए। पूछताछ में उसने कई लोगों के नंबर्स और लोकेशन शेयर करने की बात भी कबूल की है। फिलहाल पुलिस उसके मोबाइल, सोशल मीडिया चैट्स और उसके संपर्कों की जांच कर रही है। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा दर्द उसके पिता दिलीप खान की बातों में दिखता है। एक ऐसा पिता जो खुद बीमारी और गरीबी से टूट चुका हो और अब बेटे के जेल जाने के बाद पूरी तरह बिखर गया है। दिलीप खान गाजीपुर जिले के सुल्तानपुर गांव का रहने वाला है। अभी वो गाजियाबाद के लोनी इलाके में किराए के मकान में रहता है। फैक्ट्री और दूसरी जगह सरिये का काम करके किसी तरह 15 से 20 हजार रुपए महीने कमा लेता है। उनके 3 बेटे हैं। मोहम्मद जैद सबसे बड़ा बेटा है जिसकी उम्र 22 साल की है। बाकी 2 बेटे जुड़वा है जिन्होंने इसी साल हाई स्कूल पास किया है। दिलीप खान ने बताया कि जैद सिर्फ 4वीं क्लास तक ही पढ़ा है। 2 महीने पहले वो हैदराबाद गया था। वहां होटल में वेटर की नौकरी करने की बात कहकर घर से वो निकला था। वो अपनी मौसी के बेटे फैजान के संपर्क में था जो खुद हैदराबाद के एक होटल में काम करता था। घर वालों को लगा कि लड़का कुछ काम सीख जाएगा, जिंदगी संभल जाएगी। दिलीप खान ने बताया कि जाते समय उन्होंने बेटे को खर्च के लिए 4000 रुपए दिए थे। उसके बाद सिर्फ मोबाइल पर बात होती रही। वो दोबारा गाजियाबाद नहीं आया। पिता को ये तक पता नहीं चला कि पुलिस ने उससे कहां से और कब गिरफ्तार किया। जब तेलंगाना पुलिस का फोन उसके पिता के पास गया, उन्हें लगा कि शायद बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन पुलिस ने कहा कि तुम्हारा बेटा अरेस्ट हुआ है, तेलंगाना आ जाओ। एक गरीब बाप जिसके पास किराया तक नहीं था, वो तेलंगाना आखिर कैसे जाता? दिलीप खान कहता है कि उनके शुगर 400 तक पहुंच चुकी है और पत्नी पहले से ही बीमार चल रही है। अभी तक उन्होंने बेटे की गिरफ्तारी की खबर पत्नी को नहीं बताई क्योंकि डर है कि कहीं वो सदमे और उसकी हालात में और खराबी ना हो जाए। लेकिन सवाल यह है कि आखिर जैद इस रास्ते पर पहुंचा कैसे? आखिर जैद आतंकी रास्ते पर पहुंचा कैसे? पुलिस के मुताबिक जैद सोशल मीडिया पर रील्स और वीडियोस बनाया करता था। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर वीडियोस लगातार वो पोस्ट किया करता था। इसी दौरान आबिद और राना हुसैन नाम के 2 लोगों ने उसे फॉलो करना शुरू किया। धीरे धीरे बातचीत बढ़ी और फिर संपर्क गहरा होता चला गया। यही पाकिस्तान का नया तरीका बन गया है। पहले दोस्ती करो सोशल मीडिया पर, फिर भरोसा जीतो, फिर छोटे मोटे काम दो, फिर लालच दो और फिर आखिर में देश के खिलाफ इस्तेमाल कर दो उन्हें।
जैद ने पूछताछ में बताया कि 4 अप्रैल को आबिद के कहने पर उसने प्रयागराज के छोटा योगी नाम के एक व्यक्ति की लोकेशन शेयर की थी। 10 अप्रैल को उससे गाजियाबाद में पाकिस्तानी डॉन आबिद के नाम से 1000 पोस्टर लगाने को कहा गया था। बदले में उसे पिस्टल देने का भी वादा किया गया था, यानी हथियार तस्करी भी इस पूरे प्लान का एक पार्ट था। इसके बाद उससे सीएम योगी के पीए और यूपी के कई कैबिनेट मंत्रियों के मोबाइल नंबर जुटाने को भी कहा गया था। उसने इंटरनेट से नंबर खंगाल कर पाकिस्तान भेज भी दिए। सोचिए, एक लड़का जो 4th क्लास तक पढ़ा है, जो रील्स बनाता है, जिसे शायद ये भी नहीं पता होगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा होती क्या है, यानी नेशनल सिक्योरिटी क्या होती है, उसे पाकिस्तान की एजेंसियां इस्तेमाल कर रही थी सिर्फ चंद पैसों के लालच में। भारत के युवाओं को सोशल मीडिया के जरिए धीरे धीरे कट्टर सोच और अपराध की तरफ ढकेला जा रहा है। उन्हें ऐसा महसूस कराया जाता है कि कोई बहुत बड़ा मिशन कर रहा है, कुछ हजार रुपए है, थोड़ी पहचान, हथियार का लालच और सोशल मीडिया पर फर्जी भाईचारा। यही तरीका है। पुलिस के मुताबिक आबिद जाट मेमोज और जाट 333 जैसे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा हुआ था और जैद से हथियार की मांग भी कर रहा था। फिलहाल तेलंगाना पुलिस मोबाइल और चैट्स की जांच कर रही है। जैद को चिरलापल्ली जेल भेज दिया गया है, लेकिन यहाँ सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं है, ये उस खतरनाक नेटवर्क की कहानी है जो भारत के अंदर फैलता ही जा रहा है। इसी बीच यूपी में बुधवार को एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी एटीएस और स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ ने भी पाकिस्तानी आतंकी मॉड्यूल के 4 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया है। जी हाँ, ये लोग भाजपा दफ्तरों, अस्पताल और स्कूलों और कई संवेदनशील जगहों पर ब्लास्ट की साजिश रच रहे थे। चारों को सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया। इनमें से 2 सहारनपुर के रहने वाले हैं, तीसरा हरिद्वार और चौथा मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। इनके नाम है महकाब निवासी सहारनपुर, गगनदीप उर्फ गुरी सिंह निवासी मुजफ्फरनगर, शाहरुख निवासी सहारनपुर और मुशर्रफ निवासी हरिद्वार। पूछताछ में सामने आया कि ये चारों पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के कहने पर पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी और आबिद जट के संपर्क में थे। इंस्टाग्राम पर बातचीत होती थी। सोचिए, इंस्टाग्राम जहां लोग फोटो शेयर करते हैं, रील्स डालते हैं, वहीं अब आतंक का नेटवर्क भी चल रहा है। आबिद जट ने इन्हें देश की एक ऐसी राजनीतिक पार्टी के कार्यालय, अस्पताल और एक ऐसे व्यक्ति को निशाना बनाने को कहा जिसके कई स्कूल्स हैं। पहले रेकी करो, फिर हमला करो और फिर अगला टारगेट मिलेगा। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने बताया कि पाकिस्तानी गैंगस्टर आबिद जट ने वीडियो कॉल पर इन चारों से कहा था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ो। महकाब और गगनदीप ने ही शाहरुख और मुशर्रफ को भी जोड़ा था। सोशल मीडिया पर अस्पताल उड़ाने, हथियार खरीदने और हमले की तैयारी की बातें हो रही थी। मार्च 2026 में नोएडा में इनकी मीटिंग भी हुई थी, जहां पैसे और हथियार लेने की बात तक हुई थी। ये सिर्फ अपराध नहीं है, ये भारत को अंदर से कमजोर करने की साजिश है। पाकिस्तान अब समझ चुका है कि वो सीधी लड़ाई में भारत का मुकाबला कर ही नहीं सकता, जंग में वो कभी भारत से जीत ही नहीं सकता। इसलिए अब वो भारत के अंदर डर फैलाना चाहता है। वो चाहता है कि देश में दंगे हो, डर फैले, राजनीतिक तनाव बढ़े और समाज टूट जाए। इसलिए बीजेपी दफ्तरों और यूपी को निशाना बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सिर्फ एक राज्य नहीं है, ये भारत की राजनीति का सबसे बड़ा और अहम केंद्र माना जाता है। 2027 में यूपी विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी यहां अपनी हिंदुत्व वाली मजबूत छवि के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी में है। ऐसे समय में अगर यूपी में आतंकी घटनाएं होती हैं, भाजपा कार्यालय पर हमले होते हैं या बड़े ब्लास्ट होते हैं, तो इसका सीधा असर राजनीति, सरकार, कानून व्यवस्था और चुनावी माहौल पर पड़ेगा। पाकिस्तान यही चाहता है और यूपी को अस्थिर करना चाहता है, क्योंकि यूपी का माहौल पूरे देश की राजनीति पर असर डालता है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की जांच में सामने आया है कि पाकिस्तान में बैठे गैंगस्टर्स से आतंकी बने शहजाद भट्टी और आबाद जट हाल ही में सामने आए संगठन तहरीक तालिबान हिंदुस्तान यानी टीटीएच के मास्टर माइंड्स हैं। यानी अब गैंगस्टर, सोशल मीडिया, आतंकी संगठन और आईएसआई सब एक साथ काम कर रहे हैं।
यूपी में पिछले 2 महीनों में 12 से ज्यादा संदिग्ध आतंकी पकड़े जा चुके हैं। 4 अप्रैल को लखनऊ से 4 संदिग्ध पकड़े गए थे। एटीएस में पूछताछ में सामने आया था कि पाकिस्तान ने उन्हें ऑफर दिया था कि जितनी दहशत फैलाओगे उतना पैसा मिलेगा। उन्होंने पिकअप और बाइक में आग लगाकर रिहर्सल्स की थी। वीडियोस पाकिस्तान के हैंडलर अबू बकर को भेजे थे। बदले में हर आगजनी पर 12,000 रुपए मिलते चले गए। 24 अप्रैल को एटीएस ने मेरठ के तुषार और दिल्ली के समीर खान को गिरफ्तार किया। दोनों शहजाद भट्टी और आबिद जट के संपर्क में थे। जांच में सामने आया कि दोनों यूपी के एक्स मुस्लिम्स को हैंड ग्रेनेड से मारने की प्लानिंग तक कर रहे थे। इसके लिए उन्हें 3 लाख रुपए देने का लालच दिया गया था। यानी अब साफ है कि पाकिस्तान सिर्फ सीमा पर गोली नहीं चला रहा है, अब वो भारत के अंदर बैठे युवाओं को हथियार बना रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि जंग में तो भारत से मुंह की खानी पड़ेगी। सोशल मीडिया पर अब सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं बच गया है, ये दुश्मन देश का हथियार बन चुका है। गरीब, बेरोजगारी, कम पढ़े लिखे लोग और जल्दी प्रभावित होने वाले युवाओं को टारगेट किया जा रहा है। पहले दोस्ती करते हैं, फिर पैसे का लालच देते हैं, फिर हथियार, फिर नफरत और आखिर में देश के खिलाफ इस्तेमाल। सबसे खतरनाक बात यह है कि नेटवर्क बहुत तेजी से फैल रहा है, इतनी तेजी से कि आप और हम सोच भी नहीं सकते। इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, हर जगह ऐसे लोग सक्रिय हैं और अगर समय रहते इसे रोका नहीं गया तो आने वाले समय में ये देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। रेलवे स्टेशन, अस्पताल, स्कूल, भीड़भाड़ वाली जगह है, राजनीतिक दफ्तर, खासकर बीजेपी दफ्तर, ये सब इनके निशाने पर है। आज जरूरत है सिर्फ पुलिस कार्रवाई की नहीं, जरूरत है जागरूक होने की। हर माँ बाप को समझना होगा कि उनका बच्चा सोशल मीडिया पर किसके संपर्क में है। हर युवा को समझना होगा कि कुछ हजार रुपए के लिए या फर्जी भाईचारे के लिए अपने देश के खिलाफ खड़ा होना सिर्फ अपराध नहीं, गद्दारी है। और पाकिस्तान से आखिर कैसा भाईचारा? पाकिस्तान भारत को बाहर से नहीं तोड़ पा रहा, इसलिए अब वो अंदर से तोड़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भारत को समझना होगा कि ये सिर्फ आतंकवाद नहीं, ये डिजिटल जंग है, ये डिजिटल आतंकवाद है और इस जंग में सबसे बड़ा निशाना भारत का युवा है। आज सवाल सिर्फ मोहम्मद जैद का नहीं, सवाल है अगले जैद का कि आखिर अगला जैद कौन होगा, अगला टारगेट कौन होगा और कब तक पाकिस्तान सोशल मीडिया के जरिए भारत के युवाओं को अपने जाल में फंसाता रहेगा। अगर अभी भी देश नहीं जागा, अगर सोशल मीडिया पर चल रहे जहर को हल्के में लिया गया तो आने वाले समय में ये खतरा और बड़ा होने वाला है, क्योंकि अब दुश्मन सीमा पार से नहीं, मोबाइल स्क्रीन के अंदर से हमला कर रहा है। फिलहाल इस पर्दाफाश की पेशकश में इतना ही। आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ।